हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें से पूरा फोकस होगा गैसियस स्टेट पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप लोग को पता होगा कि मैटर का 5 स्टेट्स होता है। जनरली 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 एक्स्ट्रा है, जिसमें से एक का नाम प्लाज्मा होता है और एक होता है सुपर कूल्ड फेज। सुपर कूल्ड फेज। सुपर कूल्ड फेज के बारे में सबसे पहले बोस आइंस्टीन दोनों ने मिलकर के बनाया था, इसलिए सुपर कूल्ड फेज को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फेज भी बोला जाता है। सॉलिड फेज के बारे में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 में पढ़ेंगे और लिक्विड के बारे में सॉल्यूशन में पढ़ लेंगे और बाकी सारे लिक्विड को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। आज का हम लोग को मेन फोकस होगा गैसियस स्टेट पे, जिसमें हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और आइडियल गैस कंडीशन और भी कई तरह के लॉ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैटर क्या होता है। सबसे पहला बात ये है मैटर क्या होता है। तो मैटर एक सब्सटेंस होता है, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है और जो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं और जिसे देखा जा सकता है। जैसे देखा जाए तो ये मार्कर पेन एक तरह का मैटर है। जैसे कि इस मार्कर का अपना कुछ मास होगा, वजन होगा 5 ग्राम या 10 ग्राम। इसे हाथ में जब उठाएंगे तो कुछ भारी सा महसूस होता है, यानी इसके पास अपना मास है। और वॉल्यूम देखिए, इस मार्कर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसका लेंथ है। तो जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। और स्पेस ऑक्युपाई का मतलब होता है कि इस मार्कर को जिस स्थान पे रखेंगे, जिस जगह पे रखेंगे, वो उस एरिया को कैप्चर कर लेगा, वहां पर किसी दूसरे पदार्थ को नहीं रख सकते हैं। तो ये था कुछ मैटर। मैटर का 5 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे। आज का इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। देखिए कोई भी जो मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं और इस पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के जो पास होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो पार्टिकल्स के पास सबसे बड़ा 2 टेंडेंसी होता है। एक को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, और दूसरे को बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के पास ये 2 टेंडेंसी होती है। पहला म्यूचुअल अट्रैक्शन का और दूसरा एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को दूर करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक रिपल्सन। और म्यूचुअल अट्रैक्शन में 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो देखिए सॉलिड में जो है पार्टिकल्स काफी नियरेस्ट होते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, इसलिए इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है और एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी इक्वल होती है। पार्टिकल्स ना ज्यादा दूर होते हैं ना ज्यादा क्लोज होते हैं, इंटरमीडिएट रहते हैं। और एक होता है गैसियस फेज, जिसमें से गैसियस फेज में पार्टिकल्स काफी दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन काफी कम हो जाता है और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स जितना नजदीक होता है, जितना क्लोज होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो इस तरीके से गैस को डिफाइन किया गया है कि जिसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है एस्केपिंग टेंडेंसी से कम होती है, उसको गैसियस फेज कहते हैं। तो अब समझते हैं कि गैस का और भी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। गैस के पास गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है एक दूसरे के काफी दूर दूर होता है, जिसके कारण यहाँ पर भीड़ काफी कम होती है
यानी कि डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो गैस का डेंसिटी लो होता है, यानी कह सकते हैं गैस के पास लो डेंसिटी होती है। दूसरा कहा जाए तो गैस को किसी सिलेंडर में रख करके कंप्रेस किया जा सकता है, यानी गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। कंप्रेसिबिलिटी यानी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि डीजल इंजन में सबसे पहले एयर को शक करके कंप्रेस किया जाता है। जब वो एयर गर्म हो जाती है तो उसके बाद फिर उसमें फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं। गैस फ्लो भी कर सकती है, गैस के पास फ्लो टेंडेंसी भी होती है। और गैस का कोई अपना शेप और साइज नहीं होता है, दोनों का दोनों इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट शेप एंड साइज। तो ये सब चीज आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अभी हम लोग सीधा बात करेंगे, गैस दो टाइप्स का होता है जनरली, आइडियल गैस और रियल गैस। अब समझते हैं आइडियल गैस किसको बोलेंगे और रियल गैस किसको कहेंगे। तो देखिए, गैस दो टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं आइडियल गैस और दूसरे को कहते हैं रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही टिनी पार्टिकल्स उसको बोल सकते हैं। जैसे अगर ये कोई कंटेनर है तो इस कंटेनर में काफी टिनी साइज का मॉलिक्यूल्स होता है आइडियल गैस का, यानी इतना छोटा होता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को मेजर भी नहीं किया जा सकता है। यानी आइडियल गैस का पार्टिकल्स के बारे में लिखना चाहे तो सबसे पहले लिखेंगे टीनी साइज ऑफ पार्टिकल, और दूसरा लिखेंगे नॉन मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग, बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण आइडियल गैस के पार्टिकल्स को मेजर, आइडियल गैस के साइज का पता नहीं लगाया जा सकता है। और रियल गैस का जो पार्टिकल्स होता है आइडियल गैस के पार्टिकल्स से काफी बड़े बड़े होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के साइज को मेजर किया जा सकता है, यानी कि लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं रियल गैस में, ये मेजरेबल होते हैं, इसको मेजर किया जा सकता है। अब बात आता है कि आइडियल गैस किसे कहेंगे। तो एक इक्वेशन बनाई गई है PV = mRT, जो गैस इस इक्वेशन को 100% फॉलो करती है उसे आइडियल गैस बोलेंगे, और रियल गैस जो होती है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ मास, इन द टर्म ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या हुआ, मास क्यों आया बीच में? तो पार्टिकल्स के मास के भी हिसाब से भी आइडियल गैस इक्वेशन लिखा जा सकता है, और पार्टिकल्स में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी आइडियल गैस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस यहां से एक फार्मूला बन जाएगा n = m/m। तो यहां से मास जो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन को और भी रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जान लेते हैं कि PV = mRT में क्या है। PV = mRT, तो जहां पे P क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस कंटेनर पर कितना प्रेशर लगा रहा है वही हो जाता है P, और वॉल्यूम हो जाता है। आइडियल गैस के लिए अगर देखा जाए तो कंटेनर का वॉल्यूम और गैस को चलने के लिए, गैस के पार्टिकल्स को चलने के लिए जो वॉल्यूम होती है वो दोनों बराबर होती है आइडियल गैस के लिए। रियल गैस का बात में करेंगे। ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए P हो जाता है प्रेशर जो पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया है, और ये V हो जाता है पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, यानी कि इस आइडियल गैस के पार्टिकल्स को चलने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए यही हो जाता है V, और M हो जाता है पार्टिकल्स का मास, और R को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। R को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
गैस कांस्टेंट और T हो जाता है टेम्परेचर। तो यहां से बनेगा PV इक्वल टू mRT। अब देखिए हमने क्या बनाया, PV इक्वल टू mRT और m बराबर निकाल दिया है n इंटू m। तो देखिए इस यहां पे रखते हैं PV इक्वल टू m के जगह पर लिख सकते हैं n इंटू कैपिटल M RT। अब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के कारण हम लोग जानते हैं कि m इंटू r को बोलते हैं r बार, यानी अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस इसके अनुसार बताया गया कि m और r का जो प्रोडक्ट होता है वो r बार के बराबर होता है और इस r बार को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। एवोगाड्रो एक एक्सपेरिमेंट किए थे कि सभी गैस के मॉलिक्यूलर मास को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए थे, तो सब का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 8.314 के अप्रॉक्स आ रहा था और इसी 8.314 को एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया जिसका नाम है R बार। और R बार को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 PV इज इक्वल टू n को n लिख देंगे और m इंटू r को क्या लिख देंगे, r बार लिख देंगे और t को t लिख देंगे। तो यहां से मोल के टर्म में भी आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। तो यहां से फॉर्मूला बना PV इज इक्वल टू n r बार t, जहां पे p तो वही है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर p, और n हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इस कंटेनर के अंदर कितने पार्टिकल्स यानी कितने मोल्स प्रेजेंट है, और r का वैल्यू होता है 8.314। अभी तुरंत यूनिट निकालते हैं सबका, और t हो जाता है टेम्परेचर। यहां तक का क्लियर है, देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि r बार और r का यूनिट क्या होगा। तो देखिए यूनिट का बात करते हैं। देखिए अब हम लोग निकालते हैं यूनिट ऑफ R बार और दूसरा निकालेंगे यूनिट ऑफ R। R बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और R होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। दोनों का यूनिट निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कई बार मिस्टेक से गलती हो जाता है, तो गलती से देखिए कैसे बचा जा सकता है। यूनिट ऑफ R, R बार के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nR बार T, और R के लिए क्या होता है PV इक्वल टू mRT। यूनिट निकालना है R बार का, तो R बार को अकेले कर देंगे तो हो जाएगा PV बाई NT, और यहां से R को अकेले करेंगे तो मिलेगा PV बाई MT। यूनिट निकालिए। देखिए आइडियल गैस के लिए प्रेशर को हमेशा किलो पास्कल में रखा जाता है, और किलो पास्कल को हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ये सब चीज। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, किलो पास्कल मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, और किलो लगा हुआ है तो किलो पास्कल इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब बाय n। n है नंबर ऑफ मोल, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल, और T बोले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन K। यहां से देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, तो क्या बच गया किलो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। अब देखिए किलो का तो किलो लिखेंगे, न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं तो किलो जूल पर और मोल के लिए किलो मोल लिख सकते हैं। यहां पर किलो लिखे तो यहां पर भी किलो लिख देंगे, तो हो जाएगा किलो मोल केल्विन। तो बताइए R बार के लिए यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अब यहां पे देखिए प्रेशर के लिए तो वही हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब बाय मास के लिए किलोग्राम और टेम्परेचर के लिए केल्विन। यहां से भी 1 मीटर 2 मीटर से 2 मीटर खत्म, तो ऊपर बचेगा किलो न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। अब न्यूटन मीटर को फिर से जूल लिख देंगे तो किलो जूल पर केजी केल्विन। देखिए अब याद कैसे रखेंगे, जहां पे मोल आएगा n क्या है नंबर ऑफ मोल, तो यहां पर किलो मोल ले लेंगे, जहां पे मास आएगा वहां पर ले लेंगे किलोग्राम ले लेंगे।
तो इस तरीके से यूनिट याद रखिएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। आई होप यहां तक का सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रियल गैस के लिए। एक चीज और दिखा देते हैं कि आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, आर बार इज इक्वल टू एम इंटू आर। एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है सभी के मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो देखिए यहां से अगर आर निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। देखिए आर बार का जो वैल्यू होता है लिख देते हैं। आर बार का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अब ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसमें स्टार मार्किंग दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए आर बार का वैल्यू आपको पता है 8.314 बाई एम। तो किसी भी गैस के लिए आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अगर मान लिया ऑक्सीजन के लिए आर ऑफ O2 निकालना है तो आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए आर बार का वैल्यू 8.314 बाय मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। O2 है तो 16 दूनी का 32 ले लेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे, 1000 नीचे आ जाएगा। अब यहां पे 32 से 83 14 में डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए दो बार में लगाएंगे 64, यानी कि 5 बार में लग जाएगा। फिर से 31 पॉइंट ले लेंगे, सॉरी फिर 4 उतार लेंगे पॉइंट लेंगे, तो फिर 9 बार में लगाएंगे 259। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.259। तो ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा आर का वैल्यू। उसी तरीके से आप अदर गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे कि CO2 के लिए आर ऑफ एयर निकाल सकते हैं। तो एयर के लिए क्या करेंगे? आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। तो यहां से आर बार का वैल्यू रख देंगे 8.314 बाय मॉलिक्यूलर मास एयर का होता है 29। सॉल्व करोगे तो 0.287 आ जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन। यूनिट लिख लीजिएगा किलो जूल पर केजी केल्विन। तो यहां तक का बात आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस में तो वॉल्यूम पार्टिकल का था वो जो नेग्लिजिबल था, काफी छोटा था, तो उस वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन रियल गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो मेजरेबल होता है। तो वो पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर कुछ जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। तो कंटेनर को चलने के लिए जो जगह होगा वो मॉलिक्यूल्स को चलने के लिए जो जगह होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम से कम होगा। तो उस पे बात करते हैं, समझिएगा। देखिए रियल गैस का बात करते हैं। आइडियली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल गैस। तो सबसे पहला बात, रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है, रियल गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो काफी मेजरेबल होता है, बड़े बड़े होते हैं। तो उसके पार्टिकल्स के साइज को मेजर कर सकते हैं। देखो ये पार्टिकल्स है तो इसके साइज को मेजर कर सकते हैं। तो बताइए अगर पूरा वॉल्यूम भी होगा, कंटेनर का वॉल्यूम पूरा क्या है? भी है, तो क्या पार्टिकल्स को चलने के लिए भी वॉल्यूम मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स है जो कि पहले से कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रखा है, घेर करके रखा है। तो चलने के लिए तो कुछ कम ही जगह बचेगा। अगर इसके अंदर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल्स जो है, यानी एक मोल पार्टिकल्स जो है वो बी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो 2 मोल पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा? 2b स्पेस। उसी तरीके से 3 मोल पार्टिकल्स कितना घेर लेगा? 3b।
उसी तरह से n मोल पार्टिकल्स, नंबर कितना हो सकता है, तो n इंटू b स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अच्छा बताइए टोटल वॉल्यूम कितना था इसका, v। v में से अगर इसको इतना घटा देंगे तो चलने के लिए वॉल्यूम जगह बच जाएगा, क्योंकि अगर n पार्टिकल्स हैं तो n इंटू b स्पेस को तो ऑक्युपाई करके रखा है, और टोटल वॉल्यूम v है तो चलने के लिए कितना जगह बचेगा, टोटल में से इतना को माइनस कर देंगे। तो देखेंगे यहां पर अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मूविंग द पार्टिकल्स, द गैस पार्टिकल्स बोल सकते हैं, गैस पार्टिकल्स हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस n इंटू बी, टोटल वॉल्यूम माइनस n इंटू बी। तो देखिए अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए यहां पे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू mRT या PV इज इक्वल टू NR बार T। ठीक है, तो बताइए P अवेलेबल वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस NV इंटू बराबर NR बार T। इसको बोला जाता है क्लॉसियस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम करेक्शन। मतलब क्लॉसियस जो है, जैसे ये जो आइडिया लगाया ना कि इसका साइज, इसके पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है तो चलने के लिए तो पूरा वॉल्यूम मिलेगा नहीं, तो इस चीज का आइडिया लगाने के लिए कौन थे, तो क्लॉसियस ने ही इस चीज को सबसे पहले देखा था और इस बात को इम्प्लीमेंट किया था और इस इक्वेशन को सुधार किया था। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज का कमी है कि ठीक है मानते हैं कि इसको चलने के लिए वॉल्यूम कम चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी तो लगेगा। पार्टिकल्स अगर बहुत सारे हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो एक पार्टिकल दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट भी तो करना चाहेगा। अगर ज्यादा पार्टिकल्स होगा तो ज्यादा कोलिजन भी तो होगा, ज्यादा पार्टिकल्स है तो ज्यादा एक दूसरे पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी तो लगाएगा, तो फिर प्रेशर पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसके पीछे कोई पार्टिकल्स नहीं है, इस पार्टिकल को अगर देखा जाए इसके पीछे अगर कोई पार्टिकल्स नहीं है तो ये पार्टिकल आसानी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स यहाँ इसके पीछे भी और पार्टिकल्स है तो पीछे वाले पार्टिकल्स इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पीछे खींचना चाहेगा, तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा कंटेनर पे उसका भी कम हो जाएगा प्रेशर। तो देखिए अब यहाँ पर प्रेशर को करेक्शन करने के लिए वैन डर वाल्स का एंट्री हुआ। क्लॉसियस को वॉल्यूम में करेक्शन कर दिए कि टोटल वॉल्यूम पॉसिबल नहीं, कंटेनर का पूरे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं चल सकता है, अवेलेबल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से कम होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स मेजरेबल हैं, लेकिन प्रेशर भी तो कम लगेगा। अभी यहाँ पर इसके पीछे अगर प्रेशर है, सॉरी पार्टिकल्स है, तो इस पार्टिकल्स को पीछे खींचेगा जिसके कारण ये पार्टिकल्स उतना इफेक्टिव प्रेशर नहीं लगा पाएगा। आइडियल गैस में तो क्या था, पार्टिकल्स काफी छोटा छोटा था, एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा था तो बहुत तेजी से प्रेशर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो प्रेशर भी तो कम होगा क्योंकि और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस पार्टिकल्स को पीछे खींच लेगा जिसके कारण ये पूरा प्रेशर इस कंटेनर के वॉल पे नहीं लगा पाएगा। तो प्रेशर में करेक्शन करने के लिए वैन डर वाल्स ने अब देखो उसने क्या बताया, ध्यान से देखिए। अगर क्लॉसियस एक्सपेरिमेंट से ही देखा जाए तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, NR बार T अपॉन V माइनस NV। इसको देख लीजिएगा, अभी यूज करेंगे इसका। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स का कहना था कि प्रेशर में भी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा क्योंकि जो पार्टिकल्स को पीछे कोई नहीं खींच रहा है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, लेकिन रियल गैस में पार्टिकल्स ऑर्बिटल्स के पीछे प्रेजेंट है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा नहीं और कम लगाएगा। तो प्रेशर का कमी क्या है उसको देखिए। सबसे पहला बात कि प्रेशर जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन पे। तो अगर नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा कम होगा, जब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन पे। और नंबर ऑफ कॉलिजन डिपेंड बोले तो डेंसिटी। और किस पे डिपेंड करेगा प्रेशर डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब फोर्स ज्यादा कब रहेगा, जब ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे। अब ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा,
तो डेंसिटी पर इनडायरेक्टली फिर से डिपेंड करता है। तो दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी का और फिर से डेंसिटी का, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन के टर्म में भी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में भी। तो यहां से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर मिल गया। अब देखिए रो बोले तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास के टर्म में m/v और मोल्स के टर्म में होता है n/v, कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के जगह पे क्या लिख सकते हैं n/v का स्क्वायर। तो यहां से फार्मूला बन जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n²/v²। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो आ जाएगा P n²/v²। तो यही निकल गया हमारा करेक्शन ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर में भी कुछ करेक्शन कर दिए। तब इस प्रेशर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, टोटल प्रेशर में से इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर कम लगेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंटेनर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है पीछे से खींचने के लिए, तो ये जो आगे वाला पार्टिकल से कम प्रेशर लगाएगा, यानी इस पूरे जितना करेक्शन के लिए प्रेशर आया है टोटल प्रेशर में से कम कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ पे नया प्रेशर बन जाएगा। देखिए पिछला फॉर्मूला क्या था, क्लॉसियस से जो आया था P nR/T अपॉन V माइनस NV। तो देखिए P क्या हो जाएगा nR/T बाई V माइनस NV। अब माइनस किसको करना है, इस प्रेशर करेक्शन प्रेशर को, करेक्शन प्रेशर है AN² अब बताते हैं A और B क्या है आगे देख लीजिए। तो यहाँ से पूरे माइनस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा P प्लस AN²/V² इज इक्वल टू nR/T अपॉन V माइनस NV। अब इसको PV के टर्म में अगर लिखेंगे तो P प्लस AN²/V² इनटू ये हमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो V माइनस NV इज इक्वल टू nR/T। तो यहां से बन गया, इसी को बोलते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर प्रेशर करेक्शन के लिए। जहां पे A है देख लीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं हियर A इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर और B है करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम। तो इस तरीके से रियल गैस के लिए वॉल्यूम भी कम जाता है और प्रेशर भी कम जाता है। अब ये देखा जाए तो ज्यादा पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स भी लगाएगा, जिसके कारण आगे वाला पार्टिकल उतना प्रेशर इसके वॉल्स पे नहीं लगा पाएगा, तो प्रेशर भी कम जाएगा। और अगर इसका पार्टिकल्स का साइज मेजरेबल है मतलब कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा तो वॉल्यूम भी कम जाएगा। तो इसको बोलते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन रियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए तो Pv nRT। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।